नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नेमी असाइनमेंट का सॉल्यूशन अपने चल रहा है और अब तक इसके 6 पार्ट हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज भी इस वीडियो में अपने 25 क्वेश्चन होंगे और ये पार्ट नंबर 7 है। कंपटीशन एग्ज़ाम और आईटीआई के लिए ये वेरी इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेन करके कारण सहित उत्तर बताएंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। अब तक 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आज अपन क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे और 175 तक अपन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 151, इंडक्शन मोटर में रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होती है? बिल्कुल सही सवाल है। हम स्टेटर को 3 फेज़ सप्लाई प्रदान करते हैं या सिंगल फेज़ भी दे सकते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटरों के स्टेटर को 1 फेज़ की और 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को 3 फेज़ की सप्लाई हम प्रदान करते हैं। स्टेटर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और रोटर में जो जाती है वो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया ही कहलाती है। इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल एक समान होता है। दोनों ही म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होती है। जिस प्रकार ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कोई इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, उसी तरह से स्टेटर और रोटर के बीच में भी कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। वो स्टेटर और रोटर दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अपने इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। बाय द ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर, म्यूचुअल इंडक्शन बोल सकते हो आप शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हम बोल सकते हैं। अगला हमारा सवाल, रोटर साइड से हमें 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है, हम किस विधि का उपयोग करेंगे? दोस्तों, इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के अपने पास कई ऑप्शन होते हैं। जैसे स्टेटर की साइड से भी कर सकते हैं, रोटर की साइड से भी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन देखते हैं ध्यान से तो कैस्केड ऑपरेशन जो होता है ये कहलाता है रोटर साइड से। और कैस्केड में क्या होता है कि 2 मशीनों में अपन एक मैकेनिकल कपलिंग करते हैं। एक मोटर को सप्लाई देते हैं और मोस्टली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही की जाती है। और उसके रोटर की जो रिंग होती है उनको शॉर्ट नहीं करते। वो तीनों के तीनों सिरे जो है अपन है वो स्टेटर को दे देते हैं दूसरी मोटर की, जिस मोटर को हम मैकेनिकल रूप से कपल्ड किया हुआ था। तो ये कहलाता है अपना कैस्केड कंट्रोल। ए ऑप्शन रहेगा इसमें। तो सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करना, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना या पोल की संख्या को बदलना, ये तीनों ऑप्शन स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल करने के ऑप्शन होते हैं। अभी अपना ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रोटर ब्लॉक टेस्ट के द्वारा हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, कौन सी हानि का पता लगा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रोटर ब्लॉक टेस्ट, जैसा कि आप सभी को पता हो गया कि हम इसमें रोटर को ब्लॉक कर देते हैं और स्टेटर को उसके रेटेड वोल्टेज का लगभग 5% वोल्टेज इनपुट दिया जाता है। ये 5% पर मोटर इस तरह से बिहेव करती है जिस तरह से फुल लोड पर यानी 100% वोल्टेज देने पर बिहेव करती है। यानी अब मोटर हमारी एज ए फुल लोड वर्क कर रही है और हम यही देखते हैं कि फुल लोड पर अब मोटर का कॉपर लॉस कितना है, स्पीड रेगुलेशन कितना है, दक्षता कितनी है, इन सब चीज़ों का पता हम इसमें लगा सकते हैं। ए ऑप्शन रहेगा। ये ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट और डीसी मोटर के ब्रेक टेस्ट के समान होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में हम वार्निश करने से पहले मोटर में प्री हीटिंग क्यों की जाती है? वाइंडिंग होती है, उसके बाद में वार्निश की जाती है। वार्निश करने से पहले हम मोटर को हीट देकर के सुखाते हैं और ये हीट किसी भी हम लैंप से दे सकते हैं या सीधे सीधे उसको हम बाहर धूप में भी रख सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है कि वाइंडिंग में यदि कोई भी मॉइस्चर प्रवेश कर गया हो तो उस नमी को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमी के कारण वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध घट जाता है और शॉर्ट सर्किट की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वार्निश करने से पहले उस नमी को सुखाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में वो नमी बाहर नहीं आ सकती। अगला हमारा क्वेश्चन है, एसी मोटर वाइंडिंग में इंटरनल ग्राउलर का उपयोग क्यों करते हैं? ग्राउलर 2 तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। बाहरी ग्राउलर जो होता है वो डीसी आर्मेचर की जांच के लिए काम में लेते हैं और इंटरनल ग्राउलर जो होता है वो एसी मोटर की स्टेटर वाइंडिंग की जांच के काम में लेते हैं। देखो, वैसे तो ग्राउलर से हम सभी प्रकार के टेस्ट कर सकते हैं,
बट मोस्टली एक्सटर्नल ग्राउलर जो होता है उसी से हम पता कर सकते हैं सभी टेस्ट का। मोटर स्टेटर की यदि बात की जाए तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो ग्राउलर में प्रायोरिटी दी जाती है। यानी ओपन सर्किट टेस्ट या कंटिन्यूटी के लिए बात की जाए तो वो हम ओम मीटर से भी कर सकते हैं और इजीली पता लग जाता है। तो ग्राउलर जो है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए सबसे अधिक काम में लिया जाता है, इसलिए हमें डी ऑप्शन की ओर इसमें जाना है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि स्टेटर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की जांच करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन तो वही आ गया, एक तरह से रिपीट हो गया भाई। हम इसी में यदि बात करें तो कंटिन्यूटी टेस्ट जो होता है उसको ओपन सर्किट ही बोलते हैं, इसके लिए भी तो काम में लेते हैं। बट जब सारे टेस्ट देते हैं तो हमें शॉर्ट सर्किट की ओर जाना था। अब यहाँ पर अपन से सवाल पूछा और ये स्टार्टर नहीं, एक्चुअल में स्टेटर ही है। स्टेटर वाइंडिंग में ओपन और शॉर्ट का पता करना है तो फिर हमें इंटरनल ग्राउलर की ओर ही जाना है। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा, आंतरिक ग्राउलर का हम उपयोग करते हैं। वहीं अगर आर्मेचर के लिए होता तो फिर सी कर देते, एक्सटर्नल ग्राउलर होता। अगला अपना क्वेश्चन कह रहा है कि एसी मोटर के सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल ओवरलोड रिले हम क्यों लगाते हैं, नाम से थर्मल कट आउट क्यों लगाते हैं। तो थर्मल जो होती है ये एक तरह से ओवरलोड रिले होता है। फ्यूज मोटर को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए देते हैं, जबकि ओवरलोड रिले जो होती है ये अपन मोटर को ओवरलोड से बचाव के लिए देते हैं, यानी मोटर में ओवरलोड ना हो जाए। सी ऑप्शन रहेगा, अलाउ फॉर कंटिन्यूस ओवरलोडिंग। जो लगातार ओवरलोड मोटर का हो रहा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपन मोटर को सुरक्षा देने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि वेरिएबल स्पीड पर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए हम किस मोटर का उपयोग करेंगे। देखो स्पीड भी वेरिएबल चाहिए और स्टार्टिंग में टॉर्क भी अच्छा चाहिए, तो इसके लिए अपना स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर बेटर रहता है। 3 फेज स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर ऑप्शन की ओर हमें जाना है, क्योंकि इंडक्शन मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क रोटर प्रतिरोध के समानुपाती होता है और स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में हम बाहरी प्रतिरोध जोड़ने से उसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा वाइंडिंग चालकों का प्रतिरोध भी अधिक होता है। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से तुलना करने पर स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई इसी कारण से होता है। सी ऑप्शन की ओर जाना है, 3 फेज स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर। अगला हमारा सवाल है कि एसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्लिप के बीच में क्या रिलेशन होता है। दोस्तों इसके जितने भी ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन एक दूसरे को कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसने कोई भी सटीक जो ऑप्शन या आंसर है वो नहीं दिया। एक्चुअल में क्या होता है कि स्लिप और टॉर्क में ये विशेषता होती है कि वो समानुपाती भी होती है और व्युत्क्रमानुपाती भी होती है। इसके लिए डिपेंड करता है कि स्लिप की वैल्यू कैसी है। तो मैं आपको बताऊं, जब हाई स्लिप हो तो टॉर्क स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती है और लो स्लिप हो तो टॉर्क स्लिप के समानुपाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये मैं स्लिप लेता हूँ, यहाँ पर इस जगह अपन टॉर्क लेते हैं। इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग के समय यदि बात की जाए तो अपने जो स्लिप की वैल्यूएशन आती है, यहाँ से हम चलेंगे स्लिप के लिए, तो स्लिप की वैल्यूएशन इस ओर ले रहे हैं अपने, इस एरो को ध्यान से समझिएगा। ये जो स्लिप के लिए मैं बात कर रहा हूँ, स्लिप का इस ओर से ले रहे हैं अपने यहाँ से। तो स्टार्टिंग के से जो समय स्लिप होती है वो इकाई होती है, क्योंकि रोटर गति 0 मानते हैं, इसलिए टॉर्क होता है 0। अब जैसे जैसे स्लिप का मान घटता जाता है तो टॉर्क बढ़ता जाता है और जैसे 0.5 के बाद यदि बात की जाए तो उसके बाद में यदि स्लिप और घटती जाती है तो टॉर्क भी घटने लग जाता है, और जब स्लिप 0 होती है तो टॉर्क 0 हो जाता है। यानी जब स्लिप इकाई थी तब भी टॉर्क 0 है और स्लिप 0 है तब भी टॉर्क 0 है। तो हाई में व्युत्क्रमानुपाती और लो में समानुपाती होती है। तो इन्होंने सारे ऑप्शन इसमें दे दिए, अपन किसी ऑप्शन की ओर नहीं जा सकते। वैसे इन्होंने इसको बी राइट आंसर इसका मानते हैं कि स्लिप बढ़ने से टॉर्क बढ़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि खुले सर्किट के रोटर बार हो तो इंडक्शन मोटर का क्या होगा। देखो इंडक्शन मोटर की रोटर बार जो है वो ओपन है, तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी और मोटर गर्म भी होगी। इसके 2 आंसर अपने को देने हैं। बी ऑप्शन बी इसका सही है, क्योंकि देखिए जब रोटर बार ओपन है तो रोटर चालकों में कोई धारा नहीं चलेगी, रोटर में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन सकता। जब चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया नहीं होगी तो रोटर पर बल कैसे लगेगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर क्या कहता है, वर्किंग प्रिंसिपल, कि जब किसी घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र में शॉर्ट सर्किटेड चालक को रखा जाता है तो चालक पर एक बल उत्पन्न होता है जो उसे घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमा देता है। अब जब रोटर बार ओपन है तो उस बंद परिपथ के बिना धारा चलना संभव ही नहीं है।
तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। बी ऑप्शन इसका ज़्यादा बेटर रहेगा, हालांकि ओवर हीट भी होगा। डी ऑप्शन भी इसका सही है। अगला हमारा सवाल, AC 3 फेज मोटर की रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है। वाइंडिंग के लिए हम सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर को सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, और सबमर्सिबल मोटर वगैरह हो तो उसमें PVC कवर्ड वायर लेते हैं, और बड़ी करंट हाई करंट वाले वैल्यूएशन वाले हो तो उसमें स्ट्रिप यानी अपन बार कंडक्टर छड़ के रूप में लेते हैं, जैसे उत्पादन में उपयोग करने वाले जनरेटर का स्टेटर। अगला सवाल, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किसका उपयोग करते हैं। वेजेज बोलते हैं, हिंदी में मैं बोलूँ तो ये होती है फच्चर। फच्चर है ओपन स्लॉट में जब ऊपर वाइंडिंग कॉइल डालने के बाद में स्लॉटों पर लगाया जाता है उसको ब्लॉक करने के लिए, और ये जो फच्चर होती है ये बांस की लगती है। ठीक है, तो इसका अपने ऑप्शन रहेगा सी, बैम्बू आएगा, बांस उत्तर कर देंगे। अगला क्वेश्चन, सप्लाई देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। देखो, सप्लाई देने से पहले वैसे तो सारे टेस्ट करने चाहिए, ग्राउंड भी नहीं होनी चाहिए, पोलैरिटी भी सही होनी चाहिए, ओपन सर्किट भी नहीं हो और शॉर्ट भी नहीं हो। तो सप्लाई देने से पहले उपरोक्त सभी टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है कि असेंशियल टेस्ट। असेंशियल टेस्ट में हम सबसे पहले जाएंगे पोलैरिटी की ओर। वाइंडिंग की ध्रुवता बिल्कुल सही होनी चाहिए। यदि पोलैरिटी सही है तो मोटर अपने स्टार्ट होने की संभावना है। अगला हमारा सवाल कि रोटर चालकों में 3 फेज मोटर में थोड़ा सा तिरछा क्यों रखा जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यू। रोटर जो होते हैं वो स्टेटर चालकों के बिल्कुल कभी पैरेलल नहीं होते, थोड़े से तिरछे होते हैं, और इस तिरछेपन का कारण होता है अच्छा टॉर्क देना, कोगिंग से बचाव, हमिंग नॉइस भी कम हो जाता है, मैग्नेटिक लीकेज भी कम हो जाता है। बहुत सारे ऑप्शन आप इसमें याद रख सकते हो। अभी डी ऑप्शन की ओर जाना है, ताकि स्टेटर और रोटर में जो टॉर्क बनता है वो एक समान बने और मजबूत बने और अधिक टॉर्क बने। अगला हमारा सवाल कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट क्यों किया जाता है। नो लोड टेस्ट आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए करते हैं, और इस समय मोटर में नो लोड का पावर फैक्टर भी देख लेते हैं हम, बहुत कम होता है, 0.1 से 0.2 लेगिंग पावर फैक्टर होता है। और जो मोटर के करंट की मैं बात करूं तो नो लोड पर मोटर की धारा जो होती है वो फुल लोड धारा की 30 से 40% करंट होती है। नो लोड पर मोटर की पावर फैक्टर भी हमें पता लग जाता है, और नो लोड पर जितनी भी उसमें लॉसेज हो रहा है वो आयरन लॉस ही माना जाता है। अगला हमारा सवाल है कि 3 फेज मोटर में स्पीड कंट्रोल करनी है, और कौन सी विधि ऐसी है जिसमें हमें 2 वेरिएबल स्पीड मिल जाए, 2 अलग अलग गति मिल जाए हमें। देखो, सिर्फ 2 गति मिलने का मतलब क्या है। मोटर 1500 RPM पर चल रही थी, हम इसको किस पर चला सकते हैं, 1000 RPM पर। तो ये कैसे संभव हुआ। 1500 RPM होती है 4 पोल पर, 1000 RPM होती है 6 पोल पर। यानी पोल में अगर वेरिएशन करते हैं तो उसमें केवल 2 परिवर्तन आएंगे, क्योंकि देखो रोटर रियोस्टेट से हम मोटर में 1500 RPM वाली मोटर को 1440, 1450, 1470 किसी भी RPM पर चला सकते हैं। इसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी को बदलकर जैसे जैसे हम 1-1, 2-2 हर्ट्ज वेरिएशन देंगे, गति में भी वैसा ही परिवर्तन आएगा। इसी तरह से वोल्टेज के मान में, अगर हम वोल्टेज के मान में 10-20 वोल्ट का वेरिएशन देंगे तो गति भी उतनी बदलेगी। लेकिन पोल की संख्या यदि हम बदलेंगे तो मोटर 1000 RPM, 1500 RPM, 3000 RPM या फिर 750 RPM ऐसे स्टेप में ही चल सकती है। अगला हमारा सवाल है कि स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर क्यों उपयोग में लिया जाता है। वाउंड रोटर का एक तो ये होता है कि टॉर्क अच्छा मिलना, शॉर्ट सर्किटेड चालकों की अपेक्षा वाउंड रोटर का टॉर्क अच्छा मिलता है। स्टार्टिंग के समय रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, बाहरी रेजिस्टेंस वैसे मिल गया। फिर रनिंग में भी अगर मैं एल्यूमिनियम शॉर्ट सर्किटेड चालकों की अपेक्षा वाइंडिंग की बात करूँ तो रेजिस्टेंस बेटर होता है। डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अगला सवाल है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का काम क्या है। देखो, टाइमर का काम होता है निर्धारित समय के बाद मोटर को स्टार से डेल्टा में कर देना। 3 कॉन्टेक्टर इसमें होते हैं, मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर। जब हम स्टार्ट कमांड देते हैं तो स्टार और मेन कॉन्टेक्टर पिकअप होते हैं, तो एक निर्धारित समय के बाद टाइमर क्या करता है, स्टार कॉन्टेक्टर की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है और डेल्टा वाले को सप्लाई दे देता है। यानी इस टाइमर में 2 कॉन्टेक्ट होते हैं, एक NO और एक NC। जो डेल्टा वाला होता है वो NO, स्टार वाला NC होता है। निर्धारित समय के बाद वो स्टार वाले को NO और डेल्टा वाले को NC कर देता है, तो स्टार की सप्लाई डिस्कनेक्ट और डेल्टा की सप्लाई कनेक्ट हो जाती है और मोटर डेल्टा में स्टार्ट हो चलने लग जाती है। अगला सवाल, इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं। तो नो डाउट इसमें तो मेगर होता है,
कोई प्रॉब्लम हमें इसमें नहीं होगी। अगला सवाल पूछ रहे हैं वाइंडिंग में कौन सा टेस्ट किया जा रहा है, जो कि चित्र में आपको दिखाया गया है। देखो डायग्राम आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं बताऊं इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी। ये इन्होंने मेन वाइंडिंग को सप्लाई दी है और इसके ऊपर ये दो है ना पेचकस रखे हुए हैं इनके, और ये जो जांच करने के लिए तरीका होता है, तो सप्लाई दी है इन्होंने यहाँ से, सॉरी पेचकस नहीं है, ये जो बीच में आप विक्षेप देख रहे हैं ना, ये है अपना, तो ये होती है कंपास नीडल। वाइंडिंग को इन्होंने सप्लाई दे दी और ये कंपास नीडल रख रहे हैं प्रत्येक पोल के पास, ठीक है। तो ये इसके 4 पोल आपको दिखा रहे हैं और देखो प्रत्येक पोल के बाद विक्षेप की दिशा बदलती जा रही है, इसका मतलब ध्रुवता बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन अपना इसमें सही रहेगा, पोलरिटी टेस्ट आएगा इसका, ध्रुवता की जांच हो रही है। अगला सवाल 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट कितनी है, तो 5 से 6 गुना या 5 से 7 गुना, जो भी ऑप्शन मिले कर देंगे, डी उत्तर रहेगा। स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल करने का सवाल पूछा अगला अपन से, तो कैस्केड जो होता है ये रोटर साइड है और रोटर रियोस्टेट भी रोटर साइड ही है। रोटर सर्किट में ईएमएफ देना ये भी है, डी ऑप्शन आएगा। सप्लाई फ्रिक्वेंसी बदलना, फ्रिक्वेंसी जो चेंज हो रही है वो हम स्टेटर की ही कर रहे हैं, डी उत्तर इसमें रहेगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की विधि क्या है, सवाल पूछा गया अपन से। स्पीड कंट्रोल वो कर रहे हैं, डायग्राम दिया है और पूछ रहे हैं कि कौन सी विधि है। तो ध्यान से देखो, ये वो मोटर है जिसके स्टेटर को 3 फेज की सप्लाई दे रहे हैं, इसके रोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो नेक्स्ट मोटर के स्टेटर को दे रहे हैं, तो इसी विधि का तो नाम है कैस्केड नियंत्रण विधि। उसमें क्या होता है, एक मोटर की स्टेटर को हम सप्लाई देते हैं, उसके रोटर से जो आउटपुट निकलता है वो अगले मोटर के स्टेटर को देते हैं, ये कैस्केड ऑपरेशन कहलाता है, ए ऑप्शन आएगा। अगला हमारा सवाल, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में 2 वर्किंग सर्किट होते हैं, कार्यात्मक सर्किट यानी ऑपरेशनल सर्किट होते हैं, उनका नाम क्या है। 2 परिपथ ड्राइंग जब भी आप देखेंगे, कहीं भी फील्ड में आप काम करने चाहोगे तो आपको पता लगेगा, 2 सर्किट होते हैं, एक को बोलते हैं कंट्रोल सर्किट, दूसरे को बोलते हैं पावर सर्किट। पावर सर्किट में तो सीधा सीधा आपको सिंबल के रूप में दिखाया हुआ होता है, स्विच, फ्यूज, ओवरलोड रिले जितने भी है। और कंट्रोल सर्किट में क्या होता है कि उसके स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑक्सिलरी एनो कॉन्टैक्ट, कॉइल, ओवरलोड रिले, इनके कॉन्टैक्ट दिखाते हैं। तो इसमें कंट्रोल और पावर 2 सर्किट आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है लेदर्ड पेपर में इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ, हिमाचल लाइनमैन में ये आया था, तो डी ऑप्शन करना है। बेटर एजिंग और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो पैराविद्युत शक्ति होती है वो बहुत अधिक इसकी मानी जाती है, डी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को भी, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।